हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक, इसी को आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग इसके पहले तक ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। आइसोमेरिज्म, समावयवता के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और ये भी जान लिए थे कि समावयवता जो है ये दो प्रकार का, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, ये दो प्रकार का होता है। और इसमें ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे श्रृंखला समावयवता, स्थिति या स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता। ठीक है, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में बताए थे कि आर टी एफ एम सी पी, है ना। इसमें तो पूरा कंप्लीट दिया भी नहीं है, देखिए यहाँ केवल 4 ही दिया है। संरचनात्मक समावयवता में 4 प्रकार, जबकि आर मतलब रिंग आइसोमेरिज्म, है ना। इस आर का मतलब क्या, रिंग आइसोमेरिज्म। टी मतलब टाटोमेरिज्म, चलावयवता। एफ मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। एम मतलब मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। सी मतलब चेन आइसोमेरिज्म, और पी मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और इसके अलावा हम लोगों ने ये त्रिविम समावयवता में भी ज्यामित समावयवता में सिस ट्रांस, है ना, सिस ट्रांस। और इसी में आपने देखा था कि और भी टाइप, जैसे आपने ई एंड जेड, ये भी हम लोगों ने देखा था। और सिन एन टी भी देख लिए थे, है ना। सिन एन टी भी हम लोगों ने देख लिया था। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं। अब और प्रकाशिक समावयवता में भी हम लोगों ने चेक कर लिया था कि ये डी और एल फॉर्म, है ना। डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, और इसी में मीजो फार्म हम लोगों ने देखा था, और रेशमिक मिक्सचर, है ना। ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोगों को ये देखना था कि देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे दिखे आपको। आज हम लोगों को ये देखना था कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, है ना। इसमें ये जानना है कि जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन में देखिए कार्बनिक ये अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं जरा चेक करिए। देखिए क्या कहते हैं। किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु, जैसे यहाँ कार्बनिक अणु हम लोगों ने लिया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार कहलाएगा। और जो यहाँ देखें, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है जिसके साथ हम क्रिया करवाते हैं, है ना, वही ये अटैकिंग रिएजेंट कहलाता है। और देखिए, किसी यही कहा जा रहा है, किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती, है ना, कोई इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इंटरमीडिएट को ही हम क्या कहेंगे, उप उत्पाद, या इसी को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। और आपका फाइनल में यानी अंत में एक आपका क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, जिसे आप मेन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही इसमें सारी बातें बताई जा रही हैं कि जब हम क्रिया करवाते हैं किसी कार्बनिक अणु के साथ, तो कार्बनिक अणु क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। और जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वह क्या कहलाएगा, वह आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक, और इसमें आपका ये इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती, और उत्पाद बनेगा। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ एक एग्जाम्पल से देखिए, समझिए यहाँ क्या होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास मेथेन है, CH4। ठीक, अब हमने इसके साथ क्रिया करवा दी है क्लोरीन की क्रिया। ठीक है, ये क्रिया जब आप करवाएंगे तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट आप लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं वहाँ HNu। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है।
तो देखिए कई स्टेप में होता है ना। ये तब तक अभिक्रिया होती है जब तक यहाँ से पूरे हाइड्रोजन न निकल जाए, है ना। तो अंत में आपका ये बन जाता है CCl4, ठीक, CCl4 बनता है। और एक सह उत्पाद के रूप में HCl के कितने अणु, जितने हाइड्रोजन रहेंगे 4 है तो 4, ठीक, ये बन जाएगा 4HCl है ये। और यहाँ पर आप देखें 4Cl यहाँ, 4Cl यहाँ, तो यहाँ आप 4 लगा देंगे क्योंकि 4 2 जा 8Cl है ना, इसलिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा मेन प्रोडक्ट, है ना। इसकी अधिक मात्रा बनती है तो ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट आप लिख लेंगे यहाँ, ठीक, मेन प्रोडक्ट ये बन गया। और यह आपका बाई प्रोडक्ट बना। ये 4HCl जो है ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। और यह आपका कहलाएगा क्या, यह कहलाएगा आपका ये अटैकिंग रिएजेंट। क्या कहलाएगा, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट कहलाएगा ये। तो यही सब जानना है। और ये कार्बनिक जो आप ये अणु लिए हैं, यह सबस्ट्रेट कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है क्या, क्रियाधार। क्या कहेंगे इसे, क्रियाधार। देखिए यही यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा होगा, यहाँ संकेतित करके दिखाया गया है। तो कार्बनिक अणु क्या कहलाएगा, क्रियाधार, सबस्ट्रेट कहलाएगा। और जो रिएक्शन इसके साथ हम जिसकी करवाते हैं वह क्या कहलाएगा, आक्रमणकारी अभिकर्मक। और इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बनता है, उसको हम फाइनल में दिखा दिए थे। जो 4HCl था वह बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद के रूप में आप उसे दिखाएंगे। और फाइनल में, अंत में मेन प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक। तो इस तरीके से दिखाएंगे। और होता क्या है इसमें, देखिए जैसे नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला जो अभिक्रियक, अभिक्रियक मतलब यहाँ क्या, अभिक्रियक मतलब रिएक्टेंट। अभिक्रियक मतलब क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। जैसे आप ये एरो बनाते हैं, एरो के लेफ्ट साइड आप जो कुछ भी लेते हैं वही आपका रिएक्टेंट कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो एरो के दाहिनी ओर जो कुछ भी आप बनाते हैं वह आपका प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद कहलाएगा, ठीक। ये जानते रहिए। और साथ ही साथ ये भी आपको जानना है इसमें कि जो कम मात्रा में बनता है उसे सह उत्पाद कहते हैं या बाई प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में बताए थे, ठीक। तो इसमें आपको ये जानना है कि जैसे हम लोग ये मैकेनिज्म है ना, जिसे क्रियाविधि, यहाँ जरा समझिए, देखिए क्या कहा गया है कि क्रियाविधि, देखिए ये क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियाविधि किसे कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए क्रियाविधि किसे कहते हैं समझिए, यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक आपका यही क्रियाविधि को ही अब बताया जाएगा, है ना। जैसे किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का चलना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक गमन किया, ठीक। और आबंध विदलन, आबंध का टूटना। और आबंध निर्माण, आबंध का, नए आबंध का बनना। आबंध मतलब बंध, बांड, ठीक है। आबंध निर्माण के समय की और्जिकी मतलब एनर्जी, कितनी एनर्जी लगी उस अभिक्रिया को करवाने में, बंध को तोड़ने में, ठीक है।
तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी, है ना, उत्पाद बनने में कितना समय लगा, इन सब की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन, इसका क्रमिक अध्ययन, है ना। सबसे पहले क्या होगा, बंध टूट रहा है, उसके बाद फिर बंध बन रहा है, ठीक है, फिर कितना समय लगा, इन सब की क्रमिक जो अध्ययन होगी उस अभिक्रिया की, वही उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, क्रिया विधि कहलाएगी। ठीक है, तो क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, आबंध का टूटना या आबंध विदलन और नए आबंध का बनना या आबंध निर्माण के बनने में जो समय लगता है, उस समय की और्जिकी, है ना, और एनर्जी कितनी लगी उसमें, तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन, उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगा, क्रिया विधि कहलाएगा। तो ये क्रिया विधि जानते रहिए। और एक बात ज़रा देखिए, यहाँ पर आपको ये जानना है, यहाँ देखें कि क्रियाविधि की सहायता से यौगिकों की क्रियाशीलता को समझने में तथा नवीन कार्बनिक यौगिकों, है ना, नए कार्बनिक यौगिकों के बनने यानी संश्लेषण की रूपरेखा तैयार करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है, सहायता मिलती है कि कौन सा बंध टूटा, फिर कौन सा नया बंध बना, इन सबको जानने में हमें मदद मिलती है। तो निम्नलिखित भागों में इन अभिक्रियाओं से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या की गई है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि सहसंयोजक आबंध का विदलन, सबसे पहले ये जानिए कि सहसंयोजक आबंध का विदलन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखिए। सहसंयोजक आबंध क्या है, जैसे कोई एटम है, मान लीजिए कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, मेथेन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मेथेन CH4। तो आपको ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको तो आप इस तरीके से दिखा लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। और कार्बन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन आप दिखाइए, 4 होता है ना, कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 बाहर 4 मिलेगा, तो एक एक आप इस कार्बन का भी दिखाइए, ठीक, कार्बन का भी आप दिखा दीजिए, एक एक 4 होते हैं ना, तो आप इसको दिखा देंगे इस तरीके से। और अब क्या होगा कि ये साझा करते हैं, है ना, ये इससे साझा कर लेगा, ये इससे साझा कर लेगा, ऐसा क्यों करते हैं, ये इनर्ट गैस की तरह जिससे बन जाए, अर्थात कुछ ही स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें। तो हाइड्रोजन देखिए क्या करता है, हाइड्रोजन एक साझा किया तो हीलियम जैसा बन गया, सभी हाइड्रोजन ऐसा देखिए, सभी हाइड्रोजन इस तरीके से ये करके ये हीलियम जैसा बन जाते हैं। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन सभी के साथ है ना, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो यही ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड इनके मध्य बना, ये जो बंध बना, यही सहसंयोजक बंध है। इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध या आबंध कहते हैं। तो इसका विदलन करवाना है, विदलन मतलब तोड़ना है, तो इनको तोड़ने में किस तरीके से ये टूटते हैं, इन सब की जानकारी हमें करना है, ठीक है। कहीं हो सकता है विषम विदलन होगा, कहीं सम विदलन होगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, देखते हैं। देखिए, सहसंयोजक आबंध का विदलन यानी क्लीवेज 2 प्रकार से संभव है। पहला विषम अपघटनी विदलन और समापघटनी विदलन। अब विषम अपघटनी क्या है, विषम अपघटनी में आपको देखने को मिलता है, जैसे जब विद्युत ऋणात्मकता आप जानते हैं, पढ़े होंगे, है ना, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से संबंधित बातें हैं। जैसे अभी आप देखें हाइड्रोजन के मध्य ये सहसंयोजक बंध हो सकता है, ठीक है। कहीं आपको कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध देखने को मिलेगा, जैसे एथेन में देखते हैं, है ना, एथेन में। और
हो सकता है कहीं जैसे आपको देखने को मिले कार्बन से कोई दूसरा विद्युत जुड़ा रहे, क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन। तो इनमें विदलन जब होगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य देखिए, तो दोनों को विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो ये कोई किसी का इलेक्ट्रॉन जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एक दूसरे का नहीं ले सकता है ना, बस साझा किया है। तो यहाँ से जब विदलन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ विदलन होगा। ये अपना एक ले लेगा हाइड्रोजन और दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना एक ले लेगा। इस तरीके से विदलन होगा। तो इसी को हम कहेंगे समाप घटनी। समाप घटनी यानी कि होमोलिटिक फ्यूजन। होमो मतलब समान, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अलग जब हो। जब विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे आप दूसरे वाले में इसमें ज़रा चेक करिए, ये जो दिए गया है आपका, ये कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन वाले में ज़रा चेक करिए। कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा साझे में और क्लोरीन भी दिया होगा एक इलेक्ट्रॉन अपना साझे में, लेकिन इसमें है क्या, इसमें क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी, क्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणी है किससे, कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा और इसका विदलन जब होगा तो विषम होगा। विषम मतलब कार्बन वाला भी ये ले लेगा, ठीक है, और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए जैसे कार्बन है और ये क्लोरीन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है ये ले लेगा, ठीक है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी है। तो जब ये विदलित होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव आप दिखा दीजिए, और क्लोरीन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जब विदलन अगर आपको देखने को मिलेगा, ये प्लस करके आप जोड़ देंगे दोनों आयनों को, तो इस प्रकार के विदलन को ही हम लोग क्या कहेंगे, विषम अपघटनी विदलन, है ना। सम कब होगा, जब समान जो साझे के इलेक्ट्रॉनों को जितना जितना दिए थे उतना उतना लेकर अलग होंगे, तब सम अपघटनी, है ना, जिसे आप समापघटनी विदलन कहते हैं। और जब साझे के इलेक्ट्रॉनों को कोई एक ही परमाणु ले, है ना, जैसे क्लोरीन यहाँ ले रहा है, तो इसी को हम कहेंगे विषम अपघटनी विदलन, ठीक। ये समझ गए होंगे, वैसे देख लीजिए आप इसको समझ गए होंगे लगभग, कि विषम अपघटनी विदलन में विदलन होने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जो अभिकारक से आबंधित थे, है ना। जैसे अभी कार्बन और क्लोरीन का एग्जाम्पल दिखाए, तो ये दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसलिए इसको विषम अपघटनी विदलन कहेंगे, ठीक है। और देखिए क्या होता है, विषम अपघटन के पश्चात एक कार्बन पर षष्ठक तथा धनावेश होता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ समझिए, देखिए दिया है ना CH3Br, तो ये ब्रोमीन ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो यही यहाँ दिखाया गया है कि CH3, ये देखिए CH3 पॉजिटिव, मतलब इसके साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, तो इसी को आप कार्बोकेटायन कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन, ठीक। तो आप जानते रहिए कि विषम अपघटन में कार्बोकेटायन और कार्ब आयनायन बनता है, यानी कि ये कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन। देखिए कार्ब ऋणायन जब कार्बन पर ऋण चार्ज आएगा तब आप कहेंगे कार्ब ऋणायन, ये अभी आपको दिखाएंगे। अब ये ज़्यादा विद्युत ऋणी इसमें ब्रोमीन था, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे ब्रोमाइड आयन, ठीक। और इसको आप कहेंगे कार्बोकेटायन, CH3 पर पॉजिटिव आ जाए तो। अच्छा, कार्बन पर कब ऋणायन आएगा, देखिए कार्बन पर ऋणायन कब आएगा, जैसे अगर कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे किसी, देखिए कार्बन है, अब कार्बन से जैसे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हाइड्रोजन और भी हाइड्रोजन जोड़कर आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करवा दें, तो कार्बन और हाइड्रोजन में अब कौन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो कार्बन है, ठीक है। जब क्लोरीन था, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा था तो क्लोरीन था, तब भाई कार्बन से जब क्लोरीन जुड़ा था तब तो क्लोरीन था। अब यहाँ पर
कार्बन कम विद्युत ऋणी है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऐसे में कार्बन इन्हीं इस साझे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, और जब कार्बन साझे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है तब कार्बन पर ऋण चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर ये धन। ठीक है, इस तरीके से ये जो बनता है इसको आप क्या कहते हैं, कार्बनायन कहते हैं। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इस तरीके से, जैसे अगर क्लोरीन यहाँ अगर क्लोरीन जुड़ा होता तो ये क्लोरीन लेकर जाता तो क्लोरीन पर निगेटिव आता, तब इसको आप क्या कहते, तब इसको आप कार्बोकेटायन कहते, कार्ब धनायन। जब धन रहेगा तो धनायन, कार्ब धनायन, कार्बन पर धनायन तो कार्ब धनायन, कार्बन पर ऋणायन तो कार्ब ऋणायन। ठीक, तो इस तरीके से हो सकता है विषम विदलन में। ठीक, अब जैसे यहाँ अभी आपने देखा ये कार्बोकेटायन और ये ब्रोमाइड आयन बना। ठीक, ऐसे ही और भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कार्ब ऋणायन वाला अभी आगे आपको दिखाएंगे, यहाँ मिलेगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ दिखाया गया है ना, यहाँ पर यहाँ देखिए कार्ब ऋणायन वाला दिखाया गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं, पहले यहाँ इसके टाइप्स देख लीजिए, कई प्रकार के बनते हैं, है ना। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन है, कार्बन से अगर यहाँ जैसे CH3 अगर ले लें और यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, तो जब ये अलग होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कार्बन से और भी कार्बन जुड़े रहें, ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन जुड़ा रहे और तब यहाँ क्लोरीन रहे, तो यहाँ से जब विदलन होगा और ये सब हाइड्रोजन आप जोड़ लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आप जोड़ लेंगे, उससे वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो कार्बन, अब देखिए ये कार्बन जिस पर धनायन आया है यह अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा है। किसी एक कार्बन से जुड़ा रहता तब भी उसे प्राथमिक कार्बोकेटायन ही कहते, प्राथमिक कार्ब धनायन ही कहते। जब 2 कार्बन जुड़े रहेंगे तब इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्ब धनायन, और ये ऊपर वाला प्राइमरी कहलाएगा, है ना, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ऐसे ही टर्शियरी कार्बोकेटायन भी बनता है, जैसे ये कार्बन है, इससे अगर क्लोरीन जुड़ा रहे और 3 और यहाँ पर इससे कार्बन जुड़े रहें, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से जुड़े रहें, और तब यहाँ से अगर बॉन्ड का ये क्लीवेज हो तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव, तो ये आपका कहलाएगा क्या, तृतीयक कार्ब धनायन। ठीक है, ये तृतीयक कार्ब धनायन। तो ये जानते रहिए कि जैसे कार्बन है, ध्यान दीजिए, कार्बन है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, तो एक ही साइड से अगर यहाँ CH3 केवल जुड़ा है, CH3, और यहाँ पर 2 H आप जोड़ देंगे तो ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, तो इसका पॉजिटिव धीरे धीरे समाप्त होगा। तो यहाँ एक ही ग्रुप जुड़ा है ना, ये तो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में आप देखते हैं जैसे यहाँ भी CH3 रहता है, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है और दूसरा भी, ऐसा नहीं कि हमेशा CH3 ही, और भी हो सकता है C2H5, और भी बड़े बड़े ग्रुप हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़ा है, देखिए 2 ग्रुप, दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो इसका पॉजिटिव और कम हो जाएगा। ऐसे अगर टर्शियरी लेंगे, देखिए टर्शियरी ले रहे हैं, अगर टर्शियरी लेंगे जैसे यहाँ कार्बन ले लें, यहीं दिखा देते हैं, कार्बन ले लें और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहे, और इससे ज़रा देखें अब 3 यहाँ CH3 ग्रुप जुड़े रहें, कितने जुड़े रहें, 3 CH3 ग्रुप 3 अगर जुड़े रहें तो इसको 3 तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिलेगा, तो इसका पॉजिटिव और ख़त्म होगा। तो ध्यान रखिए कि जब पॉजिटिव धीरे धीरे समाप्त होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, अतः अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन और तृतीयक कार्बोकेटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखिए कि टर्शियरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, ये
किसका ऑर्डर है, तो याद रखें ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है? तो आप कहेंगे कार्ब धनायन का या कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन का, ये याद रखिए, कार्बोकैटायन का ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? टर्शियरी, इसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आप सारी बातें समझ गए होंगे। यही सब यहाँ पर दिए गया है। देखिए यही सारी बातें यहाँ दी गई हैं। जैसे CH3 CH2 है तो एथिल धनायन एक प्राथमिक कार्ब धनायन है। अब यहाँ देखिए CH3 का होल थ्राइस CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखें पॉजिटिव चार्ज। तो आइसोप्रोपिल धनायन, अब यहाँ देखिए आइसोप्रोपिल धनायन जो यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 नहीं 2 होना चाहिए, है ना। 2 होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। यह एक द्वितीयक कार्ब धनायन है। और CH3 का होल थ्राइस CH3 का, अब ये क्यों गलत है, आप इसको समझ गए हैं कि नहीं? नहीं समझ पाए होंगे। देखिए जैसे C से अगर कार्बन से एक H जुड़ा है तो अब बताइए कार्बन की संयोजकता, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज भी है तो 4 ही होती है, तो 3 अगर जोड़ देंगे, और अगर आप 3 जोड़ देंगे, H भी जुड़ा है और 3 और जोड़ देंगे, तब कहाँ पॉजिटिव आएगा, जानते रहिए। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 3 नहीं 2 होना चाहिए। ठीक, तो CH3 तो ये आपका तब क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपिल धनायन। इसी को आप कहिए ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज अगर है ना, पॉजिटिव चार्ज है और 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उसको आप आइसोप्रोपिल धनायन कहेंगे, कार्ब धनायन। ठीक है, और अगर देखिए जैसे यहाँ भी CH3 अगर कर दें, तब तो ये आपका क्या हो जाएगा? तब आपका यही कहलाएगा क्या? तब ये आपका कहलाएगा कि देखिए कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं ना। तो ब्यूटिल धनायन यह एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इसकी। देखिए जैसे यहाँ ऑर्डर देखिए दिखाया गया है। समूह कार्ब धनायन के स्थायित्व में प्रेरणिक प्रभाव, जिसे आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, आगे पूरा मिलेगा, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। और हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन द्वारा वृद्धि करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन देने वाली बात जो कर रहे थे। तो इसके विषय में आप अभी और आगे पढ़ेंगे। तो कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम देखिए क्या है। ये टर्शियरी सबसे ज़्यादा, अब यहाँ देखिए करेक्ट कर दिया है, सही है, ये सेकेंडरी, इसके बाद ये आपका प्राइमरी है ना। ये मेथिल वाला जो है ये प्राइमरी में काउंट नहीं किया जाता है ना। मेथिल वाला जो है ये जानते रहिए प्राइमरी में इसको काउंट नहीं करते। प्राइमरी किसे कहते हैं? प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो आप जानते रहिए जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर यह एक कार्बन से जुड़ा रहे और तभी तो हम, और यहाँ हाइड्रोजन रहेगा तभी हम इसको प्राइमरी कहेंगे। और भी चेन आगे बढ़ सकती है, लेकिन अब इस कार्बन पर यह कार्बन देखिए ये मेथिल कार्बोकेटायन में और कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो इसको प्राइमरी में काउंट नहीं करते। इस बात को जानते रहिए, इसीलिए यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये अलग दिखाया भी गया है। ठीक, तो देखिए इन कार्ब धनायनों की आकृति त्रिफलकीय समतल होती है ना, ये प्लेन में ही होते हैं, जिसमें धनावेशित कार्बन की संकरण अवस्था अगर पूछी जाए, संकरण अवस्था, तो क्या बताएंगे? sp2 होती है ना। ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यह कार्बन, इस कार्बन की बात हो रही है, यही sp2 संकरण इसका होता है। अगर संकरण कोई पूछे तो ये बताएंगे। ठीक, अतः देखिए दिया गया है यहाँ कि अतः CH3 में कार्बन के 3 क्यों है, देखिए ये भी जानिए। जैसे कार्बन है, अभी यहाँ ये कुछ कोई ग्रुप जोड़ दीजिए, है ना। चलिए मेथिल कार्बोकेटायन को ही ले लेते हैं।
तो ये सिग्मा बॉन्ड देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा। जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहे और पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसी को आप क्या कहेंगे, sp2 सिग्मा बॉन्ड से काउंट करिए। सिग्मा बॉन्ड यहाँ 3 ही है, इसलिए sp2 संकरण होगा। अब देखिए, तो यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए CH3 पॉजिटिव में कार्बन के 3 यानी sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ ये क्या है, ओवरलैप करते हैं, है ना, ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो कार्बन sp2 और हाइड्रोजन 1s सिग्मा बंध बनाते हैं। और देखिए, असंकरित कार्बन कक्षक इस तल के लंबवत रहते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। जैसे इस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, इस संरचना को देखिए, क्या है, यहाँ कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये ऑर्बिटल है, ठीक, ये क्या है, ऑर्बिटल। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और देखिए, ये एक त्रिविम संरचना में है ना, त्रिविम संरचना है इसकी, यानी कि ये प्लेन, ये देखने वाले की ओर, इसी को आपको बताया गया होगा कि ये क्या है, वेज। और देखिए, यहाँ डैश 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 करके दिखाया गया है, ये क्या है, ये आपका इसी को आप डैश कहते हैं और ये वेज कहते हैं इसको, और ये प्लेन में ही है। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ एक बना और यहाँ बना और यहाँ बना, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। तो इसीलिए यह क्या है, ये sp2 संकरित है, इसलिए sp2 संकरण इसमें कहा जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से। और देखिए, ऋणायन कब बनता है, तो ऋणायन की बातें भी हम कर लिए थे। जैसे कार्बन है, इससे अधिक विद्युत ऋणी होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन साझे का ये ले लेगा। तो अच्छा, यहाँ तो धनायन बन रहा था, सॉरी, यहाँ धनायन बन रहा था, ये नहीं लेना है। ऋणायन वाले में क्या होता है, जैसे कार्बन से अब अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, कम विद्युत ऋणी जुड़ा है, तो ये अधिक विद्युत ऋणी कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर ऋणायन आ जाएगा, है ना, ऋणावेशित हो जाएगा ये, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, इलेक्ट्रॉन ये लिया है ना, दिखाया गया है यहाँ EHZ से, ये तो कुछ भी हो सकता है जो कम विद्युत ऋणी रहे कार्बन से, तो तब यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, इसको कार्ब ऋणायन कहेंगे। कार्ब ऋणायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरा समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें संकरण भी आपको देखने को मिलेगा, अलग संकरण देखने को मिलेगा। इसमें sp3 होगा, इसमें क्या होगा, sp3 होगा। अभी यहीं कहीं दिखाया गया होगा, आप समझेंगे। चलिए अभी दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 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 ऐसे समझ लीजिए, प्लेस बना दे रहे हैं। जैसे कार्बन है, अब कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और भी हाइड्रोजन आप जोड़ लीजिए, कोई एक जगह आप दिखाएंगे, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, कार्बन से ये हाइड्रोजन तो जुड़े ही रहेंगे, इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऋण चार्ज का मतलब यहाँ एक लोन पेयर हो गया, मतलब इसका जो साझेक इलेक्ट्रॉन था वो तो है ही, वो तो है ही, और हाइड्रोजन वाला भी आ गया, तो ये भी आपका सिग्मा में काउंट किया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ कितने सिग्मा हो गए, अब देखिए यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 4 सिग्मा हो गया, और 4 सिग्मा हो गया तो यहाँ अब sp3 संकरण हो गया। क्या हो गया, sp3 संकरण। और एक बात समझिए, जैसे इसमें भी होता है, जैसे कार्बन है जिसमें उस पर ऋण चार्ज है, अगर यह केवल हाइड्रोजनों से जुड़ा है तब तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, मेथिल कार्ब ऋणायन। अगर ये कार्बन है और इससे एक कार्बन और जुड़ा है, जैसे यहाँ CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ H आप जोड़ लेंगे, और यहाँ निगेटिव चार्ज EH निगेटिव चार्ज, तो ये आपका प्राइमरी कार्ब ऋणायन कहलाएगा, ठीक। और अगर यहाँ कार्बन है और इससे 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे ये CH3 दिखा दे रहे हैं, और यहाँ H और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, तब ये आपका सेकेंडरी कार्ब ऋणायन कहलाएगा। और टर्शियरी कब हो जाएगा,
देखिए टर्शियरी कब हो जाएगा ज़रा समझिए। टर्शियरी कब होगा, जैसे कार्बन है और इसी से यहाँ CH3 तीन कार्बन जुड़ जाएं, ठीक है, नीचे भी दिखा देंगे CH3, ठीक, CH3, और तब ऋण आवेश रहे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये टर्शियरी कार्बोरेडायन कहलाएगा। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा भिन्न होती है, क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन ये अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, इसका तो इलेक्ट्रॉन और होगा अधिक, तो ये ऋण आवेश और बढ़ेगा, तो ये स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी यहाँ पर कम हो रही है। जब ऋणायन खत्म होगा, जैसे धनायन खत्म हो रहा था, तब स्टेबिलिटी को गेन करता है, इसलिए यहाँ ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी अगर कोई पूछे, प्राइमरी कार्बोरेडायन, सेकेंडरी कार्बोरेडायन और टर्शियरी कार्बोरेडायन में ये देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्ब ऋणायन की, किसकी, कार्ब ऋणायन की बात कर रहे हैं। तो कार्ब ऋणायन में अगर पूछा जाए तो ये कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है, ये याद रखे रहिए। और अगर कार्ब धनायन की बात होती, ये तो कार्ब ऋणायन है ना, यानी कार्बन पर जब ऋणावेश हो तब की बात है। लेकिन अगर यहीं जैसे कार्ब धनायन की बात हो जाए, तब कार्ब धनायन में देखिए कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या, कार्ब धनायन, कार्ब धनायन मतलब कार्बन पर जब प्लस रहे, ठीक है, और भी सब जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे में तब टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होगा और फिर तब प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखे रहिए, ठीक है। कार्ब धनायन में टर्शियरी ज़्यादा होता है, लेकिन कार्ब ऋणायन में प्राइमरी होता है, ठीक है। तो ये बातें आप जानते रहिए, यही इसमें बताई गई है, ठीक। और देखिए इसमें जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि विशेष रूप से यहाँ क्या होता है, जैसे जब कभी भी जैसे यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये हाँ फ्री रेडिकल भी बनते हैं इसमें, है ना, ताप एवं प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जानिए। जैसे अगर आप ताप देते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, फ्री रेडिकल मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होंगे, जैसे अभी आपको बताए थे ना, जैसे हाइड्रोजन के बीच में अगर बंध है तो ये दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान है। यहाँ अगर आप तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अलग हो जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। तो इसको आप कहते हैं क्या, मुक्त मूलक कहते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी कार्बन ले लीजिए, है ना, कार्बन, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, देखिए जैसे कार्बन आप ले लेते हैं और इससे और कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से अब जब विदलन करेंगे, ये सब ताप और प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर ये अलग हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो जब जैसे CH3 है तो इस कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना जो साझम दिया था वही इसके पास है, तो यही इसी के कितने, देखिए एक इधर से प्राप्त होगा, एक इधर से प्राप्त होगा, तो दो प्राप्त हुए। तो इसको आप मुक्त मूलक कहते हैं, क्या कहेंगे, मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल कहा जाएगा। तो इस तरीके से अब फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी होती है, ये भी जानते रहिए। फ्री रेडिकल में आप याद रखे रहिए कि टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी मुक्त मूलक, फिर प्राइमरी मुक्त मूलक, इसके बाद मेथिल का नंबर लगता है ना, मेथिल का नंबर तब लगेगा। ये मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, तो ये ऑर्डर मुक्त मूलक वाले में होता है, तो ये याद रखे रहिए। चलिए ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जब हम लोगों का वो रहेगा अगला वो क्लास, तो उसमें हम लोग ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में, यानी कि क्रियाधार और अभिकर्मक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।